निशान डार्लिंग, ये देखो पापा ने कल मुझे ये गोल्ड चेन गिफ्ट की है, बताओ कैसी है? बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू डार्लिंग। वैसे निशान, तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? हमारी शादी के बारे में बुद्धू। ओ हाँ, करेंगे ना शादी। बड़े भैया की शादी को साल भर ही हुआ है, तो अभी कुछ समय रुककर शादी करते हैं ना, खर्चा बहुत हो जाता है शादी में। देखो निशान, पापा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं और इससे पहले कि वो मेरी शादी किसी और से करवा दे, तुम मेरे पापा से मेरा हाथ मांग लो, वरना हाथ मलते रह जाना। ठीक है सोनिया, लेकिन पहले मुझे माँ को भी तुम्हारे बारे में बताना होगा। ओके, वैसे वो तो खुशी होंगी, उनके घर अमीर बहू जो आ रही है। सोनिया के कहने पर निशान पहले अपने घर पर अपनी माँ कमला से बात करता है। अमीर घर की लड़की सुनते ही कमला झट से इस शादी के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि उसकी बड़ी बहू रजनी तो गरीब घर से थी, जिस कारण वो उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। हाँ, कर ले तू उससे शादी, मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। कम से कम मेरे घर में भी तो एक अमीर बहू आएगी। वैसे भी बड़ी बहू इतनी गरीब है कि इसके कंगले मायके वाले तो कुछ नहीं देते। सोनिया बड़े घर की बेटी है तो दहेज भी खूब लाएगी। चल, हम कल ही चलेंगे सोनिया के पापा से मिलने। अगले दिन निशान सोनिया के घर जाता है और सोनिया के पापा से उसका हाथ मांगता है। पहले तो उसके पापा इसके लिए मना कर देते हैं, लेकिन फिर इकलौती बेटी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ता है और वो इस शादी के लिए मान जाते हैं। वो अपनी बेटी को शादी में खूब दान दहेज देते हैं, जिसे देख विमला खुश हो जाती है और अब तो वो अपनी छोटी बहू के ही गुणगान करती है। सोनिया भी अपने ससुराल आकर अपनी अमीरी के घमंड में ही रहती और वो अपनी जेठानी का किसी काम में हाथ नहीं बटाती। सोनिया, मैंने सब्जी और रोटी बना दी है, चलो आप मेरे साथ सबके लिए खाना परोस दो। क्या? मैं परोस दूं? अरे ये सब काम मेरे घर में नौकर करते हैं, मैंने कभी नहीं किया। आप ही जाकर सबको दे दो। और हाँ, मेरा खाना तो यही मेरे रूम में ही ले आना। वो क्या है ना, मैं एक बहुत ही जबरदस्त मूवी देख रही हूँ, तो कहीं वो मिस ना हो जाए। रजनी चुपचाप वहां से चली जाती है। ऐसे दिन बीतते हैं। सोनिया घर का कोई काम नहीं करती, सारा काम रजनी अकेले ही करती। एक रोज रजनी कपड़े धोकर छत पर सुखाकर आती है तो उसे तेज प्यास लगती है। वो रसोई में रखे मटके से पानी पीती है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। जी तो कर रहा है ठंडा पानी पियो। हाँ, सोनिया के कमरे में जो उसके दहेज में आया फ्रिज रखा है, मैं उसमें से ठंडा पानी पी लेती हूँ, शायद थोड़ा आराम मिले। रजनी सोनिया के कमरे में जाकर फ्रिज से ठंडा पानी पीती है। आहा, ठंडा पानी पीकर कितना सुकून मिला है। लेकिन तभी सोनिया बाहर से शॉपिंग करके आ जाती है। आहा, ठंडा पानी तो बड़े मजे से पिया जा रहा है, लेकिन जरा मेरा कमरा तो देखो कितनी बुरी तरह फैला है, इसे ही साफ कर देती। देवरानी जी, मैं? हाँ, तुम कर भी दोगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? ठीक ही तो कह रही है छोटी बहू, वो बेचारी शॉपिंग करके थक कर आई है, तो तुम उसका कमरा साफ कर दोगी तो कौन सा गुनाह हो जाएगा। चल अब जल्दी से इसका कमरा साफ करके झाड़ू लगा दे, और हाँ, फिर फिनाइल डालकर पोछा भी लगा देना। जी माँ जी। सोनिया को अपनी अमीरी और सुंदरता पर बड़ा घमंड था, तो वहीं रजनी दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी ये अच्छाई किसी को नजर नहीं आती और उसकी सास हमेशा उसको बुरा भला सुनाती रहती। एक रोज सोनिया सज धज कर तैयार होकर फिल्म देखने जा रही होती है। उसे देख रजनी ने कहा, देवरानी जी, मुझे भी बड़े दिन हो गए बाहर गए हुए, और मैंने तो आज तक सिनेमा हॉल भी नहीं देखा। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं? तुमने अपनी शक्ल भी देखी है, ऊपर से कपड़े तक पहनने का सेंस तो है नहीं तुम्हें। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले कर गई तो जानती भी हो मेरी इतनी इंसल्ट होगी, इसलिए ज्यादा बकबक मत करो और वही करो जो तुम्हारी औकात है, इस घर के काम। सोनिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर विमला वहां जाती है। क्या हुआ? मेरी अमीर बहू गुस्सा क्यों हो रही है? फिर सोनिया विमला को सारी बात बताती है। ये सुनकर विमला को गुस्सा आ जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई छोटी बहू से ऐसा कहने की? अरे तूने अपनी काली शक्ल देखी भी है? ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं तुझे अपने घर की बहू बना कर ले आई। चल जा, घर में इतने सारे काम पड़े हैं, उन्हें खत्म कर, फिल्म देखने जाएगी मनहूस कहीं की। रजनी रोते हुए वहां से चली गई और घर के काम करने लगी। गरीब और काली रजनी के साथ हमेशा ऐसे ही होता था। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ समय बाद दोनों बहुओं का जन्मदिन आने वाला था। उन दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता था। विमला अपनी छोटी बहू के लिए महंगी सी साड़ी लेकर आती है। ये ले सोनिया बहू, तेरा इस घर में पहला जन्मदिन है ना, तो उस दिन तू ये साड़ी पहन लेना। ये साड़ी माँ जी? क्यों,
पसंद नहीं आई क्या? सोनिया बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं, इतनी बुरी भी नहीं है। लेकिन वो क्या है ना, शादी के बाद ये मेरा पहला बर्थडे है ना, तो डैड ने मेरे लिए स्पेशल चांदी का सूट बनवाया है एक महंगे फैशन डिजाइनर से, तो इस बार तो मैं वही पहनूंगी। हे राम, चांदी का सूट! फिर तो मेरी बहू उसमें बिल्कुल परियों जैसी लगेगी। घर के कामों में लगी हुई रजनी उनकी बातें सुन रही थी। उसे ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी सास उसके लिए कुछ भी नहीं लाई। जन्मदिन तो मेरा भी है, लेकिन माँ जी मेरे लिए आप कुछ नहीं लाई। अगर एक सस्ता सा सूट मेरे लिए भी ले आती तो मुझे कितना अच्छा लगता। ए काली कलूटी गरीब कहीं की, तुझे कितनी बार समझाया है तू इस घर की नाम की बहू है, लेकिन औकात तेरी नौकरानियों जैसी है। आहा, सूट चाहिए महारानी को, जैसे तेरे बाप ने तो मुझे संदूक भरकर खजाना दिया है ना। और अब मुझसे खुद को कंपेयर करना बंद करो। और हाँ, माँ जी ने मेरे पहले बर्थडे के लिए बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है, तो जन्मदिन के दिन सारे घर की सफाई करके उसको सजाकर और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर तुम यहाँ से निकल जाना, समझी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्रेंड्स को पता चले कि तुम जैसी गरीब और काली औरत मेरी जेठानी है। उस दिन रजनी बहुत रोती है। उसका पति मनीष दूसरे शहर में नौकरी करता था, इसलिए उसकी तरफदारी करने वाला वहाँ कोई नहीं था। सुबह जल्दी उठकर रजनी सारे घर की सफाई करती है, फिर सारे घर को दुल्हन की तरह सजाती है, जिसके बाद वो तरह तरह के पकवान बनाती है। अपने बर्थडे पर सोनिया अपने पापा का दिया हुआ चांदी का सूट पहनती है और सज धज कर तैयार हो जाती है, तो वहीं बेचारी रजनी पुरानी सी साड़ी पहने हुए होती है। अरे वाह, मेरी बहू तो आज इस चांदी के सूट में बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। हाय, नजर ना लगे इसे किसी की। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बहू। थैंक यू माँ जी। और तू, सारा काम हो चुका है तो तुम्हारी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से चली जाओ और जब पार्टी खत्म हो जाए तब अपनी ये मनहूस सी शक्ल लेकर चली आना सफाई करने। रजनी अपनी किस्मत को कोसती हुई घर से निकल जाती है। कुछ दूर चलकर वो जंगल में पहुंच जाती है और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मेरे काले और गरीब होने के कारण मेरी सास और देवरानी मुझसे कितनी नफरत करती है, हर पल मुझे ताने देती हैं। वो खुद से ये सब बातें कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने फंसे एक खरगोश पर जाती है, जो कि दलदल में फंसा हुआ होता है और डूबने ही वाला होता है। अरे ये क्या, ये तो इसमें डूब जाएगा, मुझे इसकी जान बचानी होगी। रजनी जल्दी से उस खरगोश की मदद करती है और उस खरगोश को बाहर निकालती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो खुद ही उस दलदल में डूबने लगती है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी अचानक उस दलदल के पास लगे पेड़ से एक पीले रंग का सोने का सूट रजनी के ऊपर आकर गिर जाता है, जो कि काफी मजबूत था। उस सूट को पकड़कर रजनी दलदल से बाहर आ जाती है। तभी अचानक से वो सूट बोलने लगता है, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर उस खरगोश की जान बचाई है। अरे ये क्या, तुम तो बोलते भी हो, भला ये कैसा चमत्कार है? हाँ, मैं एक जादुई सोने का सूट हूँ जो परिलोक से आकर इस पेड़ पर फंस गया था और तभी आजाद हो सकता था जब मैं किसी नेक दिल इंसान की मदद करूँ और उसके पास ही रहूँ। अब तुम एक बार मुझे पहन कर देखो, तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। उसकी बात मानकर रजनी उस सूट को पहन लेती है, जिसे पहनते ही वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। रजनी बहुत खुश होती है। वो सोने का सूट पहनकर अपनी देवरानी की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, जहां सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या, तुमने सोने का सूट पहना है और तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? रजनी सबको सारी बात बताती है। ये सुनकर सोनिया चिढ़ जाती है। अब उस सोने के सूट की मदद से रजनी खुद का बड़ा घर बना लेती है, जिसमें ऐशो आराम की हर चीज होती है। अब उस घर में वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती है। सुहानी अपने पिता महेंद्र के साथ रूपनगर में रहती थी। बचपन में जब सुहानी की माँ का देहांत हो गया तो उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सुहानी की सौतेली माँ सुधा शादी के बाद अपनी बेटी ज्योति को भी साथ लाई थी। सुहानी और ज्योति अब बड़ी हो चुकी थी। सुहानी देखने में बहुत सुंदर थी। उसके लंबे काले और घने बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। ये देखकर सुधा सुहानी से बहुत ईर्ष्या करती थी। एक दिन
ज्योति, तुझे कितनी बार बोला है तू भी सुहानी जैसे सुंदर बालों वाली बन। देख उसके बाल कितने काले, लंबे और घने हैं। पता नहीं कितने महंगे महंगे इत्र और खुशबू वाली जड़ी बूटियां लाकर दी हुई हैं। पर तुझे घूमने से फुर्सत मिले तो तू बालों पर ध्यान देना। सुहानी को देख कितने सुंदर बाल है उसके। माँ, सुहानी के बाल बचपन से ही बहुत सुंदर हैं। मेरे बाल उसके जैसे नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? सुधा, सुहानी के लिए जो रिश्ते की बात की थी उन लोगों को सुहानी पसंद आ गई है। वो लोग अगले महीने ही विवाह के लिए बोल रहे हैं। मैं सुहानी को ये खुशखबरी बताकर आता हूँ। पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे कोई विवाह नहीं करना। नहीं सुहानी बिटिया, हर कन्या के पिता को ये आस होती है कि उसकी पुत्री विवाह करके सकुशल अपनी ससुराल जाए। और फिर धर्मचंद जी जाने माने व्यापारी हैं, तो उनके पुत्र के साथ बहुत खुश रहेगी। और फिर सुहानी की शादी धर्मचंद जी के बेटे सुमेर चंद के साथ हो जाती है। सुहानी को अच्छा और पैसे वाला घर मिलता देख सुधा जलन से भर जाती है। मेरी पुत्री ज्योति का रिश्ता भी तो इतने बड़े सेठ के घर हो सकता था, पर इस सुहानी की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। मैं भी देखती हूँ इसका विवाह इतने बड़े घराने में कैसे होता है। मेरी ये दवाई अपना असर दिखा देगी। सुहानी, जाओ जल्दी से स्नान कर लो, फिर विवाह के लिए तैयार भी होना है। हे भगवान, मेरे बाल कहाँ गए? मेरे सिर के तो सारे बाल गायब हो गए। ये कैसे हो गया? मैं गंजी हो गई। मेरे बाल कहाँ चले गए? पिताजी, पता नहीं, मैं नहाकर बाहर आई हूँ तो देखा मेरे सिर पर बाल नहीं है। पिताजी, अब मैं क्या करूँ? हे राम, ये क्या हो गया? तुम्हारे बालों से ही तो तुम्हारी सुंदरता थी, अब तुम गंजी हो गई हो। अब तो कोई भी तुमसे विवाह नहीं करेगा। ये सब क्या हो गया प्रभु? मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी बेटी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसको ही ये दुख क्यों मिला? सुहानी का रिश्ता टूट जाता है। महेंद्र भी सुहानी को लेकर अब बहुत दुखी रहने लगा था। सुहानी जब अपने पिता को दुखी देखती तो वो भी फूट फूट कर रो पड़ती थी, और ऐसा होते देख सुधा और ज्योति मन ही मन बहुत खुश होती थी। अब तो नगर के लोग भी जब सुहानी को देखते तो उसे गंजी कहकर उससे डर कर भाग जाते। अरे, ये गंजी लड़की कितनी बदसूरत दिखाई पड़ती है। हाँ बहन, इसे देखकर तो डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। हे भगवान, सब लोग मेरे से नफरत करते हैं। मेरे भी सपने थे कि मेरा विवाह होगा, मैं भी अपने ससुराल जाऊंगी। मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। मेरी वजह से मेरे पिताजी भी आज दुखी है। फिर मैं जीकर क्या करूंगी? तभी सुहानी के सामने उसकी माँ प्रकट होती है। माँ, आप कहाँ चली गई थी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर? मैं तुम्हारी मदद के लिए धरती पर आई हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे बाल दूंगी जिन्हें देखकर लोग तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं तुम्हें सोने चांदी के बाल प्रदान करूंगी। जैसे ही सुहानी की माँ सुहानी के सिर पर हाथ फेरती है, सुहानी के सिर पर सोने चांदी के बाल आ जाते हैं। सोने चांदी के सुनहरे चमकते बाल सुहानी की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। माँ, ये सोने चांदी के बाल तो बहुत खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे फिर से सुंदर बना दिया। आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। खुशी खुशी अपने घर जाओ सुहानी। अब कभी भी उदास नहीं होना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सुहानी खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ती है। तभी रास्ते में नगर के राजकुमार की सवारी जा रही थी, इसलिए रास्ते पर चलते लोगों को कुछ देर के लिए रुकने के लिए कहा जाता है। नगर के राजकुमार को देखने के लिए कितनी भीड़ लग गई है। भीड़ में से निकलने की कोशिश करती हूँ। ये सोने चांदी के बाल वाली लड़की, अरे भीड़ में इसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा। कितने सुंदर बाल हैं इसके, कहाँ गायब हो गई? हम रथ से उतर कर भी नहीं जा सकते। ओहो, कितने सुंदर बाल थे उसके। वो तो खुद भी कितनी खूबसूरत होगी। सुहानी घर पहुंचती है। मैं अपने बालों को इस दुपट्टे से ढक लेती हूँ, नहीं तो माँ ढेरों सवाल पूछ लेंगी। मैंने इसकी ऐसी हालत कर दी है कि इसे अपने गंजे सिर को छुपाना पड़ता है। माँ, तुमने बहुत सही किया इस सुहानी के बाल गायब करके। सुहानी अपने कमरे में आ जाती है। उधर राजकुमार सूरज सिंह सुहानी के ही ख्यालों में डूबा हुआ होता है। वो सुहानी को याद करते हुए एक तस्वीर बनाता है। राजकुमार सूरज सिंह, आपके स्वयंवर की सारी तैयारियां हो गई हैं। दूर दूर से राजकुमारियों के लिए संदेश भिजवाया गया है। पर ये तुम क्या बना रहे हो? बिना चेहरे की तस्वीर? पिताजी, ये तस्वीर उस लड़की की है जिसके सोने चांदी के बाल हैं, और मैंने निश्चय किया है कि मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। बस मुझे उसे ढूंढना है, और वो कहाँ मिलेगी मैं यही सोच रहा हूँ। पुत्र, सोने चांदी के बाल वाली लड़की
सिर्फ कहानियों में होती है। तुम ऐसी लड़की कहाँ ढूंढोगे? ये जिद छोड़ दो। पिताजी, चाहे मुझे पूरे नगर में ऐलान ही क्यों ना करवाना पड़े, मुझे सोने चांदी के बाल वाली लड़की ढूंढनी है, और जिस लड़की के भी बाल सोने चांदी के होंगे मैं उसी से विवाह करूंगा। सेनापति जी, नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। जिस लड़की के भी बाल सोने चांदी के हैं हम उसी लड़की से विवाह करेंगे। राजकुमार के कहने पर नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। क्या राजकुमार सूरज सिंह उस लड़की से विवाह करेंगे जिसके बाल सोने चांदी के होंगे? मैं कल ही अपनी बेटी ज्योति के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दूंगी। राजकुमार को क्या पता लगेगा, और विवाह के बाद तो उन्हें ज्योति को स्वीकारना ही होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुधा की तरह ही नगर में बहुत सी औरतों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी लड़कियों के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दिया। अब तो नगर की बहुत सी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के लगने लगे। ये देखकर सेनापति असमंजस में पड़ गया और वो राजकुमार सूरज सिंह के पास पहुंचा। राजकुमार सूरज सिंह जी, बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है। नगर में जो भी लड़कियां विवाह योग्य हैं, उन सभी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के प्रतीत हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी लड़की है जिसके बाल सचमुच सोने चांदी के हैं। सच का पता लगाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। नगर की सभी लड़कियों को राजमहल में बुलाया जाए। सेनापति नगर की सभी लड़कियों को राजमहल में आने का संदेशा देता है। ये लड़की कौन है? इसे भी महल में चलने का आदेश दो। सेनापति जी, पर ये तो गंजी है। सेनापति सुधा की बातों पर ध्यान नहीं देता और ज्योति के साथ साथ वो सुहानी को भी राजमहल ले जाता है। आप सबको मैंने इसलिए आमंत्रित किया है कि मैं अपने लिए उचित वधू ढूंढ सकूं, पर आप सबने ही अपने बाल सोने और चांदी के कर लिए। अब एक एक करके सभी कन्याएं इस फव्वारे के नीचे खड़ी होंगी और बालों की सच्चाई सामने आ जाएगी। ये क्या हो रहा है? अब तो ज्योति की सच्चाई राजकुमार के सामने आ जाएगी कि इसके बालों में सोने चांदी का पानी चढ़ा हुआ है। एक एक करके सभी लड़कियां फव्वारे के नीचे खड़ी होती हैं और उनके बाल धुलकर पहले जैसे हो जाते हैं। बस ये आखिरी लड़की रह गई है राजकुमार, इसे भी फव्वारे के नीचे खड़ा करना है। पर ये तो गंजी है, इसके बाल तो मैंने ये मैं क्या बोलने जा रही थी। इनमें से तो कोई भी लड़की सोने चांदी के बाल वाली नहीं निकली। पता नहीं वो कौन थी। बस ये आखिरी उम्मीद रह गई है। सुहानी घबराते हुए सिर से अपना दुपट्टा उतारती है। सुधा और नगर के सभी लोगों की निगाहें सुहानी के सोने चांदी के बाल देखकर दंग रह जाती हैं। सुहानी फव्वारे के नीचे खड़ी हो जाती है। उसके बाल तो सचमुच सोने चांदी के थे। ये देखकर राजकुमार खुश हो जाता है। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? आपको पति के रूप में पाना मेरा सौभाग्य है, पर मेरे बिना पिताजी। सुहानी बेटी, अब वक्त आ गया है तो इस दुख भरी जिंदगी से आजाद हो जाए और खुली हवा में सांस ले सके। तुझे जीवन में बहुत दुख मिले हैं, पर अब राजकुमार सूरज सिंह के साथ विवाह करके तुम बहुत खुश रहोगी। सदा खुश रहो मेरी बच्ची। सुहानी को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और राजकुमार सूरज सिंह के साथ उसका विवाह संपन्न हो जाता है और सुधा अपने हाथ मलती रह जाती है।